और बिल सारा जमा नहीं हो रहा है समय पे, इसलिए दिक्कत में है राज्य की डिस्कॉम्स। उनको राहत देने के लिए पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, इनको वर्किंग कैपिटल के 25% अधिक लोन देने का जो अधिकार था वो इस साल मिलेगा अबव लिमिट ऑफ वर्किंग कैपिटल विद कैप ऑफ 25%। तो ये उनको आज ज्यादा लोन की रकम मिलेगी, उससे डिस्कॉम की लिक्विडिटी बढ़ेगी और डिस्कॉम्स काम कर सकेंगे, बिजली नहीं जाएगी। इसके लिए ये बहुत सुधार जरूरी था। तो कोविड के चलते जो उपाय सरकार लगातार कर रही है उसमें ये भी एक उपाय महत्वपूर्ण है। जो REC and PF was giving 25%, so now this year I'll just tell you. Now Power Finance Corporation and Rural Electrification Corporation, REC, for extending loans to distribution companies, DISCOMs, above limit of working capital cap of 25% of last year's revenue. पिछले साल के टोटल रेवेन्यू डिस्कॉम का जितना मिलता है उसका 25% ही वर्किंग कैपिटल के रूप में दिया जाता था, उससे अब ज्यादा मिलेगा। जरूरत के अनुसार 25% की कैप को अभी थोड़ा सा स्थगित कर दिया गया है स्थिति सामान्य होने तक, और ये सभी राज्यों को फायदा होगा और लिक्विडिटी बढ़ेगी। पांचवें निर्णय के अनुसार एक ऐसा ही निर्णय लिया है MSME के फायदे के लिए। मध्यम सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिए उनके काम करने के बाद बिल का भुगतान 90 दिन के बाद होता है। तो ये बिल का भुगतान देरी से होने पर उनकी लिक्विडिटी प्रॉब्लम आता है और इसलिए उनको तुरंत पैसा मिले, इसलिए डिस्काउंट की एक व्यवस्था ट्रेड्स एक्सचेंज में होती है, TREDS, इस एक्सचेंज के द्वारा होती है। अब उसमें ऐसे प्रावधान किए गए कि पहले केवल NBFC लिमिटेड नंबर के लोग ही उसमें थे, बैंक्स और NBFCs। अब सारे NBFCs को परमिशन दिया है डिस्काउंटिंग की फैसिलिटी का। इससे क्या फायदा होगा? छोटे और मध्यम लघु उद्योगों को फायदा ये होगा कि कंपटीशन बढ़ेगी, डिस्काउंट कम रेट में होगा, कम रेट में डिस्काउंटिंग करके मिलेगा, फैसिलिटी मिलेगी, लिक्विडिटी जल्दी मिलेगी। और ये भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से किया है कि कोई डबल डिस्काउंटिंग ना करे, यानी एक ही बिल पर दो जगह जाकर डिस्काउंट ना ले, डिस्काउंटिंग करके पैसे ना ले, ये भी एक व्यवस्था इसमें की गई है। तो एक जो लगातार मोदी सरकार का जो नीति है कि कंटिन्यूअस सुधार, लगातार सुधार और हर क्षेत्र में सुधार, पारदर्शिता से और टेक्नोलॉजी से, वही आज के निर्णयों में भी प्रतीत होता है। मुझे बस इतना ही कहना है, टुडे गवर्नमेंट and the cabinet under chairmanship of Prime Minister Narendra Modi has taken historical decision of National Recruitment Agency as well as leasing for operation, development and maintenance of 3 airports of Jaipur, Thiruvananthapuram and also Guwahati. At the same time, the rate for the fair price or the remunerative prices for the 1 crore farmers who produce sugarcane
have been increased to 285 per quintal, and they are also getting good price for their ethanol. Last year, 190 crore liters of ethanol was purchased by government at the highest rate of 60 rupees, nearly 60 rupees. So this is, and there are other concessions to DISCOMs to improve the liquidity and factoring concessions to improve the facilities for MSMEs. So now my colleague. So is this a factor regulation amendment at Yeah. But Act will, so you will get other details when, this is our decision of the Cabinet for oral submission. धन्यवाद सर। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूं सेक्रेटरी डीओपीटी डॉक्टर चंद्रमौली जी से कि वो एनआरए के बारे में अपना थोड़ा प्रेजेंटेशन पे, उसके बाद फिर मंत्री से रिक्वेस्ट करेंगे बाद में। Today, the historic decision of setting up a national recruitment agency has been taken by the Union Cabinet. This marks a paradigm shift in government recruitment. Next, please. Now, let us start with what are the problems. ये दिक्कतें क्या हैं जो उम्मीदवार फेस करते हैं। तो अगर देखा जाए तो पहले हर रिक्रूटमेंट एग्जाम का शेड्यूल अलग अलग होता है। इसके लिए एप्लीकेशन प्रोसेस भी अलग अलग होते हैं और डिफरेंट जब 2-3 एग्जाम कंडक्ट करने पड़ते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज की कमी के कारण कई जगहों पे माल प्रैक्टिसेस होने की भी संभावना बढ़ जाती है। खासकर ये जो सेंटर्स हैं ये ज्यादातर अर्बन एरियाज में होने के कारण कई ग्रामीण इलाके से जो कैंडिडेट्स आते हैं या जो महिला कैंडिडेट्स होते हैं या दिव्यांग कैंडिडेट्स होते हैं उनको यात्रा करने में खर्चा जो होता है और साथ में किसी को एस्कॉर्ट भी लाना पड़ता है, वहां रुकना पड़ता है, ये सब खर्चे जो है बहुत एक इम्पेडिमेंट बन जाते हैं कि एग्जाम ज्यादा एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए ये एक बहुत बड़ा बाधा हो जाता है। फीस, अब हर एग्जाम का फीस अलग होता है और उसका भरने का तरीका भी अलग होता है। कोई मतलब ऑनलाइन भर लेता है, कोई मतलब डीडी मांगता है या ऐसे कई दिक्कतें आती है, मल्टीपल फीस देने पड़ते हैं। एग्जामिनेशन डेट्स कई बार क्लैश हो जाते हैं एक एजेंसी और दूसरे एजेंसी के बीच, तो कैंडिडेट को ये फिर निर्णय लेना पड़ता है कि कौन सा एग्जाम छोड़ें और कौन सा एग्जाम दे। बहुत ये इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी भी महसूस होती है क्योंकि कुछ ही सेंटर्स में ये एग्जामिनेशन करवाए जाते हैं जहां पे कंप्यूटर फैसिलिटीज है जो ज्यादातर अर्बन एरियाज में ही होते हैं, तो वहां इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी महसूस की जाती है। ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिंग, जैसे मैंने कहा, इसको गांव या दूर दराज इलाकों से उनको सेंटर में आने में दिक्कतें होती हैं ट्रांसपोर्टेशन की और रहने की। उस जगह पे 1-2 दिन रुकना पड़ता है, उसके लिए फिर लोगों को साथ में कोई एस्कॉर्ट भी लाना पड़ता है लोगों को। हर एग्जाम का करिकुलम, पाठ्यक्रम जो है वो अलग अलग निर्णित है, तो हर एक के लिए पढ़ाई जो करनी पड़ती है वो अलग ढंग से करनी पड़ती है। हालांकि लेवल एक ही है, जो भी एग्जाम्स दे रहे हैं उनका लेवल एक ही है, लेकिन उनको डिफरेंट करिकुलम, डिफरेंट पाठ्यक्रम होने के कारण उनको अलग अलग से तैयारी करनी पड़ती है। इन परीक्षा सेंटर्स में जो सिक्योरिटी देना पड़ता है उसके लिए भी लार्ज स्केल मोबिलाइजेशन करना पड़ता है, तो वहां पे एकदम पूरा जो जिले का जितने भी ऑफिसर्स हैं उनको डिप्लॉय करना पड़ता है, पुलिस को डिप्लॉय करना पड़ता है। ये सिक्योरिटी का भी मामला बहुत मुश्किल हो जाती है। इन सब के कारण जो है कॉस्ट तो बढ़ती है, खर्चा तो बढ़ता ही है, और अंत में जो साइकिल ऑफ रिक्रूटमेंट है
रिजल्ट लाने में और भर्ती करने में जो साइकिल ऑफ रिक्रूटमेंट है ये बहुत लंबा हो जाता है। ये तो हो गई प्रॉब्लम जो कैंडिडेट्स फेस करते हैं। नेक्स्ट प्लीज। अब कई दिक्कतें ये इंस्टीट्यूशंस जो इन एग्जामिनेशंस को कंडक्ट करते हैं उनके लिए भी कई दिक्कतें होती हैं, जैसे कि मल्टीपल रिक्रूटमेंट एजेंसी हैं। मंत्री जी ने कहा कि ऑलमोस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट में 20 से अधिक रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं। हालांकि हम अभी 3 ही एजेंसीज के एग्जामिनेशंस को कॉमन कर रहे हैं, बट इन कोर्स ऑफ टाइम ये अनुमानित है कि हम लोग सारे रिक्रूटमेंट एजेंसीज के लिए ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कर पाएंगे। तो मल्टीपल रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं, मल्टीपल टायर्स ऑफ एग्जामिनेशन है। टायर 1 जो होता है वो प्रिलिमिनरी टाइप का होता है, जहां पे करीबन 2.5 करोड़ से ज्यादा कैंडिडेट्स उसको लेते हैं। तो उसके बाद वहां से फिल्टर होके मेन एग्जाम जो है टायर 2 कहलाता है। तो टायर 2, टायर 3 एग्जामिनेशंस के लिए वो तैयार होते हैं। तो ये मल्टीपल टायर्स ऑफ एग्जाम जहां भी हो रहा है, तो बार बार एग्जामिनेशन देते देते ऑलमोस्ट सारे साल में इंस्टीट्यूशन को कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं मतलब एग्जामिनेशन करने के लिए कुछ तैयारी करनी पड़ती है। लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, एक समान स्तर का ये एग्जामिनेशन नहीं होता है। कहीं बहुत इजी हो जाता है, कहीं बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसको एक समान स्तर पे लाने के लिए एक स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस की भी जरूरत है। वेन्यूज, एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के लिए जो वेन्यूज हैं वो बहुत ही लिमिटेड हैं एंड मोस्टली ये अर्बन एरिया में, शहरों में ही पाए जाते हैं। तो अवेलेबिलिटी ऑफ वेन्यूज के बेसिस पे भी हमको एग्जामिनेशन के शेड्यूल को एडजस्ट करना पड़ता है। सिक्योरिटी का तो मैंने कह दिया पहले ही। सुपरविजन और इन्विजिलेशन के लिए जो स्टाफ डिप्लॉय करने पड़ते हैं वो भी लिमिटेड है। लेकिन मल्टीपल एग्जामिनेशंस, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन जब करती है, उन्हीं लोगों को इन्विजिलेशन के लिए लगाया जाता है। तो ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर उनको भी इस काम पे लगाना पड़ता है। प्रोसेसिंग ऑफ एप्लीकेशन अलग अलग होती हैं, तो उस पे भी दिक्कतें आती हैं। खर्चा बढ़ता है, एफर्ट बढ़ती है और रिजल्ट फाइनलाइजेशन में काफी देर लगता है और लॉन्ग साइकिल ऑफ रिक्रूटमेंट इंस्टीट्यूशंस के लिए भी एक प्रॉब्लम बन जाता है। नेक्स्ट प्लीज। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि कितने लोग लेते हैं, 1 लाख, करीबन 1,25,000 वैकेंसीज हर साल सेंट्रल गवर्नमेंट में ग्रुप बी एंड ग्रुप सी में अराइज करते हैं, जिसमें 2.5 से 3 करोड़ लोग इसको लेते हैं। ये बस 3 ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहा हूं। रेलवे में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, बैंक्स के लिए IBPS है और बाकी सरकारी कामों के लिए SSC है। इन तीनों ऑर्गेनाइजेशंस में अगर आंकड़े लिए जाएं तो ऑलमोस्ट 2.5 से 3 करोड़ लोग बारी बारी से हर एग्जाम को देते जाते हैं। मतलब पहले मैंने RRB दे दिया, उसके बाद SSC भी दे दिया, उसके बाद IBPS भी दे दिया। मतलब सारे पूरे साल में मैं एग्जामिनेशन ही देता रहता हूं जब तक मेरे को काम मिल नहीं जाता है। तो अब एटलीस्ट एक लेवल इसमें कम हो जाएगा। नेक्स्ट प्लीज। जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, एक ही टेस्ट इन तीनों ऑर्गेनाइजेशंस, एंड जो भी ऑर्गेनाइजेशन ये स्कोर लेके उसमें भर्ती करना चाहती है तो वो इस कॉमन एलिजिबिलिटी एग्जाम के बेसिस पे जो स्कोर्स मिलेंगे उनको लेके अगले लेवल एग्जामिनेशन के लिए वो एक्सेप्ट करेंगे। तो ये नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एक सोसाइटी होगी, ऑटोनोमस सोसाइटी अंडर सोसाइटीज एक्ट। तो इसमें तीनों एजेंसीज के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, जैसे मैंने कहा SSC के, RRB के और IBPS के। तीनों के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे इस सोसाइटी को फॉर्म करने में, गवर्निंग बॉडीज में। ये कंडक्ट करेगा टायर 1 एग्जामिनेशन, जिसमें सबसे अधिक लोग पार्टिसिपेट करते हैं, वो 2.5 करोड़ जो मैंने कहा, वो फर्स्ट लेवल एग्जामिनेशन है, टायर 1 एग्जामिनेशन है, उसको कंडक्ट करेगी। ये फुल्ली ऑनलाइन
एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, और उसके स्कोर्स जो हैं वो इमीडिएटली कैंडिडेट को मिल जाएगा, जिसके बेसिस पे वो किसी भी एजेंसी में अपना, या एसएससी हो या आरआरबी हो या आईबीपीएस हो, उस स्कोर के आधार पे वो अप्लाई करके अगले लेवल एग्जामिनेशन ले सकते हैं। अब तीन ही एजेंसीज को पहले लिया है हमने, लेकिन इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जैसे जैसे ये स्टेबलाइज होता जाएगा तो सारे रिक्रूटमेंट एजेंसीज में इस स्कोर को एक्सेप्टेंस देने की, इसको एक्सपैंड करने की भी हम सोच रहे हैं। तो इसमें फायदा ये होगा कि स्टैंडर्ड करिकुलम होगा, एक ही करिकुलम होगा, एक पाठ्यक्रम के अनुसार एग्जाम दिया जा सकता है। हर जिले में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि हर जिले में एग्जामिनेशन सेंटर्स एटलीस्ट एक, और जहां कैंडिडेट्स ज्यादा हैं तो मोर देन एक, सेवरल सेंटर्स खोले जाएंगे, सो दैट ये जो अर्बन बायस है, जो दूर दराज इलाके में जो सेंटर्स नहीं हैं, अब हर जिले में ये सेंटर खोले जाएंगे। तो दिस विल बी ए बिग बोन फॉर वुमेन, फॉर द पुअर and the rural candidates. There will be a standard degree of difficulty. So nobody can say that exam was easy, this exam was difficult. There will be standard degree of difficulty. And another important thing is ये multiple languages में होंगे. The initial attempt is to make it in at least 12 languages, 12 Indian languages, so that people from different parts of the country, they can take part in the examination and increase the representation in the central government jobs. Next, please. The common eligibility test, as I mentioned, was a first level test to shortlist the candidates. The scores will be valid for 3 years. Means same scores you can use for 3 years, and you also have an opportunity to improve your score by giving the examination again. And the best score in all your attempts will be taken for the purposes of the recruitment. Next, please. So in short, when I give you the picture, it is a common registration portal जहाँ पे एक ही registration portal पे candidate को register करना होगा. Question bank with same degree of difficulty, एक question bank होगा जिसमें से central server बहुत secure manner में रखा जाएगा. वो test center में security के साथ जाएगा with all the protocols which are required, the technological firewalls etc. उसमें होंगे, और फाइनली वो स्कोर्स जनरेट हो जाएंगे जो 3 साल के लिए उनको वैलिड होगा. नेक्स्ट प्लीज. सो दिस इज द बेनिफिट फॉर द स्टूडेंट्स. अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट, अ कॉमन रजिस्ट्रेशन, अ सिंगल फी, अ कॉमन करिकुलम, स्टैंडर्ड क्वेश्चन बैंक, स्कोर सिक्योर एग्जामिनेशन प्रोसेस, a quicker generation of scores, reduced time for the recruitment cycles, better infrastructure we will be able to provide in the examination centers to the candidates, and then improved facilities and access for rural women, rural candidates, women candidates, disadvantaged candidates who will not have to travel long distances looking for safe places to stay for giving these examinations. Next, please. And further, outreach services will be provided based on the information which we get from the examination, because it's an online examination. Aspirational districts, areas which are not throwing up many candidates, we would reach out to them, provide facilities to them. वहाँ पे ये facilitate करेंगे कि examination लिखा जाए, तो प्रमोट करेंगे वहाँ पे, और एक 24/7 हेल्पलाइन भी वहाँ होगा जिसमें कैंडिडेट्स को सुविधा होगी कि कोई भी उनको दिक्कत हो तो उसको समाधान कर सके. एंड द कॉस्ट फॉर दिस इज अबाउट 1,517.57 crores for 3 years. Of course, since 3 agencies are already incurring this cost separately, that will be a saving for those respective organizations, whereas this would be the cost which will be incurred by the new organization, which is the NRA. So net, there will be a savings to the government, and each of the organizations will actually save not only in cost but in effort and the time taken. Special provision has been made
because in the aspirational districts, the infrastructure is very poor. Therefore, to create connectivity infrastructure as well as examination infrastructure, a viability gap funding is also provided for in these 117 districts. So next, please. Thank you very much. धन्यवाद सर। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से, सर आप थोड़ा संबोधित करें सर। धन्यवाद। माननीय प्रकाश जावड़ेकर जी, कोतवालिया साहब, सेक्रेटरी डीओपीटी, जैसा कि आप सबने अब तक जो कहा गया उसके आधार पर आपके ध्यान में आया होगा, दिस इज अ रेवोल्यूशनरी रिफॉर्म and I think one of the most landmark reforms in the history of independent India. And it has been possible with the direct and the personal interest and intervention of Prime Minister Modi. आपने विस्तार में ये प्रेजेंटेशन देखी, तो संक्षेप में यदि आप मुझसे पूछें तो मैं ये कहूँगा कि दिस इज रिफॉर्म which will bring in ease of recruitment, ease of selection, ease of job placement, and thereby ease of living, particularly for certain sections of society which are at a disadvantage on one account or the other. उदाहरण के तौर पर economically not so privileged strata और lower economic strata, जैसा कि बताया गया कि सारा साल जब सिलेक्शन के इम्तहान होते रहें और सेंटर अलग अलग रहें, तो इस इंट्रोजीनस देश में ये संभव नहीं रहता कि हर उम्मीदवार हर जगह अपने आप को उपस्थित कर पाए। एक इम्तहान नागपुर में, एक जबलपुर में, कलकत्ता में, तो वो बेचारा फिर चॉइस बनाता है कि वहाँ जाएं, वहाँ नहीं जाएं, और उसके माता पिता भी उसी तरह से दे हैव टू मेक ए कॉम्प्रोमाइज। दूसरा वर्ग होता है जो दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं, पूर्वोत्तर में, जो पहाड़ी राज्यों में, for the reasons of travel, for reasons of accessibility, and sometimes also the reasons of clash of dates, वो भी अपने आप को वंचित कर देता है, which is in fact also in a way depriving him of his right to try his luck. और तीसरा वर्ग जो हमारी महिला कैंडिडेट्स हैं, this has been our personal observation that many of the girl candidates, they forsake a selection test or a selection process simply because they have to travel to a different city where might be having some constraints of arrangement to stay, or they may not have a family member who can reliably escort them. तो पेरेंट्स ही कहते हैं कि बेटे रहने दो। तो उस सारी बातों को मद्देनजर रख के, क्योंकि आपने इसके एडमिनिस्ट्रेटिव पहलू देखे, मैं इसके थोड़े से सामाजिक पहलू की दृष्टि से बात कर रहा हूं, ये it will be a saving on the state exchequer, it will be saving on the personal cost, and it will be a huge convenience. So in other words, it is a combination of convenience and cost effectiveness. और जो 20 भारत सरकार की एजेंसीज हैं, उसमें अभी हमने प्रारंभ में 3 एजेंसीज को शामिल किया, आगे जाके बाकी भी होंगी। इन सब के अलग अलग चरण में टेस्ट होते हैं, लेकिन जो पहला रहता है, which is more or less an elementary test, which is also known as a preliminary test, is by and large of a very common denomination and a general denomination. It's not a specialized test. तो जब एक मेरिट लिस्ट बन जाती है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के आधार पर, that can be of utility to any of the agencies which can carry forward its recruitment process. जैसे आपके ध्यान में होगा, हालांकि वो इस बात के साथ तो नहीं है, लेकिन we have the experience of NEET, a common test for medical colleges. Though that is for admission, this is for job placement, but that was also brought in by the Modi government. इसी तरह से पहले AIEEE होता था, वो IIT JEE है, और उस लिस्ट को सभी उपयोग में लाते हैं। वो लिस्ट केवल 1 साल वैलिड रहती है, 3 साल वैलिड रहेगी। तो देखिए उम्मीदवार को कितनी सहूलत हो गई कि उसको फिर उसके बाद अपीयर नहीं होने की जरूरत है 3 साल, unless we have given him the option, he can try again also to seek to improve his merit, because that is his fundamental right and we don't want to deprive him. अगर वो ना चाहे तो 3 साल के लिए ये लिस्ट वैलिड है। अब मान लीजिए बैंकिंग सेक्टर है, उसने जब अपना सिलेक्शन प्रोसेस शुरू करना है, तो सामान्यतः जो वो प्रीलिमिनरी टेस्ट होता है वो नहीं करेंगे। इस लिस्ट से जो एम्प्लॉयर है, जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है या बैंकिंग रिक्रूटमेंट एजेंसी है, उसको ये समझ में आ जाएगा
कि कौन कौन से कैंडिडेट्स हैं हु आर सुटेबल टू अस, उनकी क्वालिफिकेशन क्या था। जो इस तरफ बैठा कैंडिडेट है वो भी जब एडवर्टाइजमेंट अपीयर होगी तो डिपेंडिंग ऑन हिज एप्टीट्यूड, हिज क्वालिफिकेशन, हिज बैकग्राउंड, हिज प्रेफरेंस एंड हिज बेंट ऑफ माइंड, वो उसको अप्लाई करेगा। तो इट्स अ विन विन सिचुएशन। फिर वहां जाकर के उसकी सेकंड फेज की सिलेक्शन होगी एंड देन ही विल बी एंगेज्ड इन दी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग। अगर वो रेलवे का है तो रेलवे के दृष्टि से, बैंकिंग का है तो बैंकिंग की दृष्टि से। तो एक बहुत बड़ा पहला जो लेवल था वो इससे क्रॉस हुआ है। लगभग 2.5 करोड़ कैंडिडेट हमारे अनुभव में आया, हर साल तैयार होते हैं जो नौकरी के लिए एस्पिरेंट्स रहते हैं, और भारत सरकार में लगभग 1.5 लाख। लेकिन what I wish to add is that this common eligibility list, which is also a common list, can be utilized even by the state governments. और हम राज्य की सरकारों को भी सुझाव देंगे और उनके जब समझ में आएगा तो निश्चय ही वो भी समझेंगे कि उसमें इनका लाभ है, क्योंकि राज्य सरकार के लिए भी उनका स्टेट एक्सचेकर में बचत होगी। So in fact this is in keeping with the cooperative federalism. We are in fact facilitating even the selection processes undertaken by the individual state governments. उनका स्टेट एक्सचेकर बचेगा, उनकी व्यवस्था बचेगी, एक चरण उनका क्रॉस हो गया। और इसी तरह आगे चल करके मेरी कल्पना यह है कि प्राइवेट सेक्टर भी इसको उपयोग में ला सकता है, जैसे कि अब हमने देखा एडमिशंस के सिलसिले में हमारी दूसरी लिस्ट को लाया जाता है। इसमें 1 साल के अंदर 2 होंगे इस प्रकार के टेस्ट, जो बात छूट गई थी वो आपके ध्यान में रहे। और जैसा कि बताया गया है आपको कि 1000 सेंटर टू बिगिन विद and at least 1 center necessarily in each district, so that, in other words, you can put it that no candidate will have to travel outside his district, which is a huge relief for those who come from background like many of us who had never seen a train. Actually, I had never seen a train before I went to a professional college. तो आप अनुमान लगाइए कि कैसा मुश्किल होगा उन बच्चों के लिए। तो सिर्फ अपने जिला हेडक्वार्टर और जहां जहां जनसंख्या अधिक होगी तो जिला में 1 से अधिक भी ये इस प्रकार के हो सकते हैं। और इसके अलावा एज रिलैक्सेशन में और जो बाकी सुविधाएं हैं उसमें कोई अंतर नहीं है। द एज बार ही कैन ट्राई एज मेनी टाइम्स एज ही वांट्स टिल हिज एज परमिट्स। जो दूसरी कंसेशंस हैं फीस इत्यादि की वो भी वैसी रहेंगी, बल्कि एक इसमें फर्दर इंप्रूवमेंट ये है कि पहले एक जमाने में सिर्फ 2 लैंग्वेजेस में टेस्ट होता था, अब ये 12 लैंग्वेजेस में होगा। एंड ग्रेजुअली वील गो ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ लैंग्वेजेस so that we can try to include as many languages as possible from the 8th schedule. इसके अलावा अगर आप कुछ और इसके बारे में चर्चा करना चाहें, and of course this will be a saving on the exchequer. We will have a national recruitment agency headquartered in Delhi, जो बात रह गई, जिसके एक चेयरमैन रहेंगे और चेयरमैन will be of the stature of the Secretary of Government of India. धन्यवाद सर। अभी हम आपसे कुछ क्वेश्चन ले सकते हैं। आई थिंक 29। सर मेरा सवाल जितेंद्र सर से है। सर एक बात बताएं कि इसमें उम्र को लेके आपने कहा कि एज बार वो किस तरीके से होगा। मान लीजिए रेलवे में उम्र की कोई सीमा है, बैंक में कुछ सीमा है, एसएससी की कुछ सीमा है, तो क्या इसमें कोई कॉमन उम्र की सीमा होगी या फिर ऐसा? नहीं, देखिए प्रीलिमिनरी टेस्ट में जिस प्रकार की सीमाएं पहले से निर्धारित है वही रहेंगी यहाँ पर भी, और बाई एंड लार्ज अलग सीमाएं नहीं है। मतलब कॉमन जो सर्विस रूल्स में जो एज लिमिट है वो उसी तरह से रहेगी। भले अब जैसे शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के लिए थोड़ी सी एज लिमिट अलग है, कुछ दिव्यांगों के लिए अलग है, तो दैट रूल्स रिमेन्स एज इट इज, दैट हैज नॉट बीन टच्ड। दिस इज ओनली टू ब्रिंग इन ईज ऑफ सिलेक्शन बाई ओवरकमिंग 1 स्टेज, फर्स्ट स्टेज, और बाकी किसी चीज को नहीं छेड़ा गया। 52। मेरा सवाल जितेंद्र सर से है। सर जिस तरह से एनटीए बना था आज से 2-3 साल पहले, तब जो है स्टूडेंट्स को टेक्नोलॉजी से अप्राइज करने के लिए उन्हें मॉक टेस्ट भी देने की इजाजत दी गई थी, और ताकि वो कंप्यूटर वगैरह से फेमिलियर हो जाए। जो नेशनल रिक्रूट ये एजेंसी बन रही है, क्या जो पेपर 2 साल में होने, मतलब साल में 2 बार होने वाले हैं, क्या जो कैंडिडेट्स बैठ रहे हैं उन्हें मौका मिलेगा कि वो मॉक टेस्ट पहले दें, ताकि जो है वो अप्राइज हो सके टेक्नोलॉजी से? किस तरह, क्योंकि दूर दराज से लोग आएंगे, ग्रामीण क्षेत्रों से लोग आएंगे, कई लोग जानते भी नहीं है कि ऑनलाइन में कैसे दिया जाएगा, कैसा फॉर्मेट होगा, क्या ऐसे मौके दिए जाएंगे?
बल्कि उनको ये फायदा रहेगा, एक तो जैसे आपने कहा, आपकी बात से ही जुड़ती बात है कि यकीनन दी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी अथॉरिटीज ये भी सुनिश्चित करेंगी वहां प्रशिक्षण भी किया जाए, अवेयरनेस भी होगी, वो शायद प्रेजेंटेशन में आया भी बीच में। और साथ ही साथ जो लोग दूर दराज, जैसे आपने कहा, हु हैड नो एक्सेस एट ऑल, वो ऐसे लोग हैं जो पहुंच ही नहीं पाते थे सेंटर तक, वो कम से कम अब इस स्थिति में होंगे, सेंटर में पहुंचेंगे और वहां उनका प्रशिक्षण होगा। सो दिस इज अ ह्यूज ब्रेक थ्रू फॉर देम। 10. My question is towards Javadekar sir. So you mentioned about the MSMEs and the TREADS platform wherein more NBFCs will be able to participate. Could you please explain to us that, what are those provisions and what is the amendment that government has today cleared in terms of the Factor Regulation Act, sir? As far as MSME's concession of factoring is concerned, as it will have to be in the form of bill before Parliament, so I will not explain at this stage more, but I have given you an idea of what we are doing. After the bill is introduced, you will get it. 260. केवल क्लैरिफिकेशन के लिए शायद बताया गया है कि ये जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एग्जाम लेगी 2.5 करोड़ या 300 बच्चों का, ये केवल प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा या टायर 2 बाद में जो रिटेन होता है उसके लिए क्या अलग अलग तीनों एजेंसी अपने लेगी एग्जाम, या यही बाद में भी करेगी? नहीं, आपने जैसा कहा ये प्रीलिमिनरी होगा, क्योंकि बाद में स्वाभाविक है कि उसका स्वरूप बदल जाता है। द टेनर एंड टोन ऑफ द एग्जाम विल चेंज, क्योंकि पहला बाई एंड लार्ज करिकुलम भी एक ही जैसा होता है, वो बेसिकली एलिमेंट्री है। उसके बाद मान लीजिए किसी ने बैंकिंग सेक्टर में जाना है, तो बैंकिंग सेक्टर की नुक्ता नजर से ही उसके क्वेश्चन पेपर बनाया जाएगा और सिलेक्शन भी उसी तरह की होगी, क्योंकि उनके पास मेरिट लिस्ट होगी एम्प्लॉयर के पास, उसके सामने होगा कैंडिडेट का प्रोफाइल और कैंडिडेट उसी के लिए अप्लाई करेगा। तो आपका कहना ठीक है, प्रीलिमिनरी स्टेज एलिमिनेट हुई है, दूसरी करने में थोड़ी दिक्कत है। कोई रेलवे में या कोई जाएगा, कोई एसएससी के नौकरियों के लिए जाएगा। 56. सर उसी सवाल पे, मतलब आरआरबी, एसएससी और आईबीपीएस जो बैंक, ये एबॉलिश नहीं हो रहे हैं? नहीं, अबॉलिश करने की बात नहीं है, हम उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, जो उनका पहला टेस्ट है। और ये अभी चूंकि नया प्रयोग है और नया इंटरवेंशन, नया रिफॉर्म है, तो टू बिगिन विद 3 इसमें शामिल है। आगे चल के और इसी अनुभव के आधार पर बाकी रिक्रूटमेंट एजेंसीज को भी शामिल किया जा सकता है। नहीं, जैसे अगर मैं एक कैंडिडेट हूं, मैं फर्स्ट राउंड ये देता हूं, मुझे जितने भी मार्क्स स्कोर में जितने आएंगे वो लेके मुझे फिर इन तीनों एजेंसी में से जो भी नौकरी जहां भी वहां मैं जा सकता हूं। अगर आप उस लेजिटिमेट लिस्ट में आ जाते हैं, तो अब आपको जो एडवर्टाइजमेंट अगली आएगी, मान लीजिए बैंकिंग की, तो आपने उसको अप्लाई किया, उसने आपको देखा, आपने उसको देखा, दोनों की अगर अनुकूलता मिल गई तो आपको नौकरी मिल गई या आपकी सिलेक्शन हो गई फॉर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ टेस्ट, विच विल ऑफ कोर्स बी मोर स्पेशलाइज्ड, क्योंकि आपके जॉब की नौयत और उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। लेकिन जो उसने पहले एक टेस्ट करना था, उससे आप बच गए, वो भी बच गए कंडक्ट करने से, और आपको वो दुविधा नहीं रही कि आपको जगह जगह 20 सेंटरों पे जाना पड़े या 20 जगह। और उसमें क्या होता था, तो कई बार आप कॉम्प्रोमाइज कर लेते थे कि साहब चलिए इस बार वो करेंगे, उसमें नहीं अपीयर होते। अब इसमें आपके लिए खुल गया, आप हर जगह एलिजिबल हो गए। 174. My question is regarding Trivandrum Airport. Could you elaborate on the decision regarding the Trivandrum Airport? Because last year Adani Group had emerged as the biggest bidder for Trivandrum Airport. See, in any transparent system, you will always give contract to the highest bidder. So the same thing has been allowed higher bidder. The very important issue is that this is a new model of operate, maintain and develop. And there will be upfront money for the Airport Authority of India, and after this term is 50 years. Last question, 6. Evening, sir. Sir, can you please give some details regarding the FRBM relaxation?
for allowing PFC and REC to lend, will all states be allowed this relaxation, or will it be on a case to case? Which? Sir, for power distribution companies, the borrowings by PFC and Yeah, REC. those states who are in need of it, they will get benefit of it. I know certain states where they are in real difficulties, so they will get benefit. Thank you very much, sir. Thank you, friends. Thank you. आजाद भारत के इतिहास में मोदी सरकार ने आज कुछ अहम फैसले लिए हैं। आम जनता से जुड़े ये अहम फैसले हैं और सबसे बड़ी बात, आज जिस तरह से राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी है, इस बात का संकेत 2020 के बजट की घोषणा में भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बात को रखा था कि किस तरह से इस पर काम हो रहा है और आज इस पूरी एजेंसी को मंजूरी दे दी गई है। आने वाले समय में ये पूरी भर्ती प्रक्रियाओं को और खासकर राजपत्रित पदों और बैंकों के लिए परीक्षा का आयोजन करेगी। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी इसके माध्यम से ही किया जाएगा। कई तरह के बदलाव भी बड़े किए गए हैं, उन बदलावों को भी आपके सामने रखेंगे। साथ ही साथ कैबिनेट के कुछ और जो अहम फैसले हैं उसमें जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डों का संचालन निजी हाथों में सौंपने का भी फैसला लिया गया है। यानी कि इसे इस तरह से भी समझा जा सकता है कि इसे पीपीपी मॉडल के तहत लीज पर दिया जाएगा। मुनमुन मेरे साथ है। अगले 1 घंटे हम खासकर राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी से किस तरह के फायदे होने जा रहे हैं, इसको लाना क्यों जरूरी था देश में आज की तारीख में, और आने वाले समय में जो देश के युवा तमाम परीक्षाओं में शामिल होते हैं, कई परीक्षाओं का चुनाव उनकी तारीखों के टकराव की वजह से वो नहीं कर पाते हैं। साथ ही साथ ग्रामीण इलाकों से कई युवा परीक्षाओं में शामिल नहीं हो पाते, महिलाएं परीक्षाएं, लड़कियां नहीं शामिल हो पाती, दूरी को ध्यान में रखते और जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए, तो उन तमाम परेशानियों को दूर करने जा रही है राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी। मेरे साथ मेरी सहयोगी मुनमुन है इस पूरे कार्यक्रम में। जी मुनमुन। Absolutely, Ritu. In fact, some other key decisions of the cabinet have also been taken. As the CCEA has approved fair and remunerative price of sugarcane that was payable by sugar mills for the sugar season 2020-21. At 285 rupees per quintal for a basic recovery rate of 10%. Essentially what this means is that this will help increase farmers' income, and Union Minister Prakash Javadekar earlier spoke about how there has been substantial procurement from sugarcane farmers of ethanol by the government as well. But that's the big cabinet decision that you can see in front of you, setting up of a national recruitment agency to conduct common eligibility tests. The headquarters will be set up here in Delhi. It will be headed by a chairman who will be of the stature of the Secretary of the Union of India. Decision will benefit job-seeking youth of the country. Another cabinet decision, 285 rupees per quintal as fair and remunerative price of sugarcane for sugar season 2020-21. This stands to benefit sugarcane farmers in terms of their income. A basic recovery rate for sugarcane farmers of 10% is what is assured. In fact, last year also, at a rate of rupees 60, that procurement was made. That itself was the highest price. Jaipur, Guwahati and Thiruvananthapuram airports under the Airport Authority of India to be leased out under PPP model. So this is another key decision that has been taken by the Union Cabinet of leasing out 3 airports under PPP model. One-time relaxation to Power Finance Corporation and Rural Electrification Corporation as well, considering that bills are not being paid during the corona pandemic, and that is why there is a stress as far as their finances are concerned. Loans to DISCOMs above limits of working capital cap of 25% of last year's revenues under Ujjwal DISCOM Assurance Yojana. So state DISCOMs stand to benefit as far as that cabinet decision is concerned, but the revolutionary or historic cabinet decision being that a national recruitment agency is now going to be set up, and that will replace several exams as far as 3 agencies are concerned: railways, banks and other government agencies. This is for non-gazetted posts. The announcement was made earlier this year by Union Finance Minister Nirmala Sitharaman in the Union Budget, but now that is coming to fruition with the Union Cabinet giving its approval to several decisions, including the National Recruitment Agency, which will now be set up. जी हाँ, और केंद्रीय कैबिनेट ने देश में नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाने का फैसला लिया है, जिसका सबसे ज्यादा फायदा गांव और दूर दराज के इलाकों में रहने वाले छात्रों को मिलने जा रहा है। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह से बात की हमारे संवाददाता अजय मिश्र ने। आइए सुनते हैं क्या कहा उन्होंने।
केंद्रीय कैबिनेट ने नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाने का फैसला किया है और अब देश में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कराए जाएंगे। इसके क्या कुछ फायदे हैं, हमारे साथ हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि राज्य मंत्री हैं प्रधानमंत्री कार्यालय में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या फायदा है, क्यों फैसला लिया गया ये नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाने का? नहीं, बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय है, बड़ा क्रांतिकारी निर्णय है। बल्कि सवाल तो ये है कि आपसे पहले इसको हो जाना चाहिए था, लेकिन ये प्रधानमंत्री की विजन है, उनकी दूरअंदेशी है। और जैसे आपने ठीक कहा कि इससे ईज ऑफ लिविंग भी है, ईज ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, ईज ऑफ जॉब प्लेसमेंट। क्योंकि पहले क्या हुआ करता था कि भारत सरकार में लगभग ऐसी 20 रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं जो समय समय पर अलग अलग वक्त पे अलग अलग अवसरों पर अपने रिक्रूटमेंट के प्रोसेसेस चलाते हैं, साल भर अलग अलग सेंटर्स पर। तो हर व्यक्ति के लिए, हर युवा के लिए ये संभव भी नहीं रहता कि वो हर जगह अपने आप को उपस्थित कर सके। विशेषकर 3 वर्ग में ये कहूंगा। पहले तो वो जो आर्थिक तौर पर इतने मजबूत नहीं रहते, उनके लिए ये संभव नहीं होता और कभी कि वो हर जगह अपने आप को उपलब्ध कर सकें, क्योंकि उसमें कुछ खर्चा भी दरकार है। इसी प्रकार जैसे अपने का दूर दराज के जो हैं, वहां पर अगर सेंटर नहीं बना तो उस सेंटर तक पहुंचने के लिए उनको दिक्कत है, दिक्कत एक्सेसिबिलिटी की, दिक्कत यात्रा ट्रैवल की, दिक्कत खर्चे की। तीसरी, महिलाएं, हमारी बहुत सी बच्चियां ऐसी कैंडिडेट्स हुआ करती है, हमारे ध्यान में आया है कि जो इसलिए अपीयर नहीं होती क्योंकि उनको दूसरे शहर में जाना है, दूर जगह जाना है, वहां पर रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, उनके साथ परिवारजन कोई जाने के लिए उपलब्ध नहीं है। तो इस तरह से हम एक तो देश भर में पहले चरण में 1000 सेंटर कायम करेंगे और हर जिले में, लगभग 700 जिले हैं भारत में, एक न एक सेंटर अनिवार्य तौर पर रहेगा। उसके अतिरिक्त अब पहले चरण में 3 एजेंसीज को शामिल किया गया है, जिसमें रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, जिसमें स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है और जिसमें बैंकिंग सेक्टर है। तो ये सारे नॉन गेस्टेड जो जॉब्स हैं, लगभग 1.5 लाख हर साल निकलते हैं और उसके लिए अप्लाई करने वाले युवाओं की संख्या लगभग 2.5 करोड़ रहती है। अब ये जितनी भी संस्थाएं हैं, ये अलग अलग चरणों में अपना सिलेक्शन करती है कि इनका बेसिक टेस्ट होता है, एलिजिबिलिटी, प्रीलिमिनरी, वो जो उसमें उत्तीर्ण हो जाता है, पास हो जाता है, फिर वो उसको ले जाते हैं अगले चरण के लिए। तो सभी एजेंसीज जो लगभग 20 हैं, अपना अपना एक प्रीलिमिनरी टेस्ट करती है। हमने उस दुविधा को हटा करके कॉमन प्रीलिमिनरी टेस्ट कर दिया, तो अब इनको वो टेस्ट करने की जरूरत नहीं रहेगी। जो पहले चरण का टेस्ट है वो करने की जरूरत नहीं रहेगी, इसी से कॉमन मेरिट बन जाएगा। और मान लीजिए वो प्रीलिमिनरी टेस्ट सभी एजेंसीज के लिए काम आएगा। उसके बाद जो दूसरे चरण का है, उदाहरण के तौर पर अगर रेलवे बोर्ड वालों को अपने लिए कोई अधिकारी चाहिए, कर्मचारी चाहिए, तो उस मेरिट लिस्ट का उपयोग करते हुए वो देख लेंगे कि कौन से उनके अनुकूल हैं उम्मीदवार कैंडिडेट, और कैंडिडेट को भी ये आजादी रहेगी फैसला करने की उसका झुकाव किस लिए है, उसकी जो क्वालिफिकेशन है, जो उसकी शिक्षा दीक्षा है, जो उसका प्रशिक्षण है, वो किस प्रकार के जॉब के लिए अनुकूल है, और उस प्रकार वो सेकंड फेज में